अब बारी है हमारे अगले पैनल की और अगला पैनल जनप्रतिनिधियों का है। बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी साल भी है और 5 साल किसी भी सत्ता के होते हैं तो इन 5 सालों में क्या उपलब्धियां रही हैं, ये जानने के लिए हम बुलाएंगे मंच पर डॉक्टर विनय जायसवाल जी को, जो मनेंद्रगढ़ के विधायक हैं। इसके साथ ही हम बुलाएंगे भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष हैं ट्राइबल आयोग के। आप दोनों का स्वागत है। बातचीत करेंगे मनेंद्रगढ़ की और मनेंद्रगढ़ में किस तरीके से विकास हुआ, क्या कदम उठाए गए हैं, जो मुद्दे हैं मनेंद्रगढ़ के, इसके बारे में बताएंगे विधायक विनय जायसवाल। साथ ही भानु प्रताप सिंह जी ट्राइबल आयोग के अध्यक्ष हैं। आदिवासियों के विकास के लिए क्या काम हुए, क्योंकि ये पूरा बेल्ट सरगुजा की ज़्यादातर आबादी आदिवासी आबादी है, अनुसूचित जनजाति यहाँ निवास करती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति, और आप भी आइए, मुझे ज्वाइन करिए। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। और सबसे पहला सवाल विनय जायसवाल जी मेरा आपसे है। नया ज़िला बना है और नए ज़िले में किस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके चैनल ने इमर्जिंग सरगुजा के नाम से आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जैसा शो का जो ये डिबेट शो है इमर्जिंग सरगुजा, निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में अगर मैं अपने विधानसभा की बात करूं या अपने एमसीबी जो नवीन जिला है उसकी बात करूं, तो क्रांतिकारी काम इन 5 सालों में हम बोल सकते हैं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस जिले के लिए किया है। पिछले कई लगभग पीढ़ियों की मांग थी, 40 साल से ज़्यादा की मांग थी कि उस क्षेत्र को जिले का दर्जा मिले, और लोग थक गए थे, लोग भूल गए थे कि ये काम कभी होगा। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को जिले के रूप में दी, नवीन जिले के रूप में दी। नवीन जिले के बनने के साथ जैसे कि विकास का एक बड़ा पिटारा जो है उस क्षेत्र के लिए खुल गया। जिला बनने के साथ ही अपने आप कई सारी जो सौगातें हैं, जो विकास की बड़ी सौगातें हैं, वो जिला बनने के साथ ही क्षेत्रवासियों को वो उन सुविधाएं मिली। अभी 4 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, उसमें मनेंद्रगढ़ भी एक जिला है जहां आगामी वर्षों में उसका सैंक्शन आ गया है, उसकी स्वीकृति हो गई है। तो मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात जो वहाँ क्षेत्रवासी कभी सोच नहीं सकते थे, स्वास्थ्य की बड़ी सुविधा के रूप में, वो भी हमको मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरा जो अपना विधानसभा है वो पूरे 90 विधानसभा में जो 90 विधानसभा है उसमें एक सबसे अलग विधानसभा है। अलग इस तरह से कि वहाँ पर 51 पंचायत है, 51 ग्राम पंचायत हैं, एक नगर निगम है, एक नगर पालिका है और एक नगर पंचायत है। मतलब राजस्व के जो चारों फॉर्मेट होते हैं वो मेरे विधानसभा में, 90 विधानसभा में आपको ऐसा एक भी विधानसभा नहीं मिलेगा। तो चुनौती हम लोगों के लिए अलग तरह की थी। जब लोगों ने अपने विधायक के रूप में, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में जब मुझे चुना तो बड़ी चुनौती थी। तो वहाँ चूँकि नगर निगम चिरमिरी जो बड़ा एरिया है वो SECL वाला एरिया है, जो हमारे कोल माइंस हैं, वहाँ कोल वर्कर रहते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में चिरमिरी नगर निगम एक ऐसा क्षेत्र होगा जो हिल्स तो बहुत हैं, पहाड़ बहुत हैं, जंगल बहुत हैं। अभी DFO साहब भी बात बता रहे थे, लेकिन पहाड़ों में बसाहट वाला शहर जो है वो छत्तीसगढ़ में मात्र चिरमिरी होगा। तो उसको, उसका पर्यटन की दृष्टि से कैसे उसको हम लोग एक्सप्लोर करें, कैसे लोग वहाँ पर आएँ, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। वहाँ पर श्रमिकों के बहुत अलग अलग इश्यूज़ थे, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। वहाँ 100 बिस्तर का भी अस्पताल का बड़ा जो सेटअप है चिरमिरी में, हम लोगों ने ये काम किया। उसी तरह से अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो हम लोगों ने 51 पंचायतों में केवल दो धान खरीदी केंद्र थे, हम लोगों ने उसको बढ़ा के 6 धान खरीदी केंद्र किया, जिससे कि वहाँ के जो किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधा हुई। वैसे ही वहाँ पर पेयजल के लिए हम लोगों ने एक बड़ा, जो ग्रामीणों के वहाँ जो ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उसके लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ बुधरा नाला कटकुना ग्राम पंचायत है,
वहाँ पर हम लोगों ने एनीकट बनवाया, जिससे कि जो सार्वजनिक जो वितरण जो पानी का जो वितरण है जो घर घर में हो सके, जल जीवन मिशन के साथ में उसको कंबाइंड ये काम किया है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो काम हैं विकास के वो इन समय में हम लोगों ने किया है, और एक माइलस्टोन कहना चाहिए कि हम लोगों ने रखा है विकास के लिए। ठीक है। भानु प्रताप जी, ट्राइबल आयोग के अध्यक्ष हैं आप, और मैंने सुना है कि अकेले ही झंडा बदर करते हैं और आप जब फैसले लेते हैं या जब आदिवासी अधिकार की बात करते हैं तो कुछ फैसले पलटवा भी देते हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। तो आदिवासी अधिकारों की आवाज़ उठाना आज के वक्त में कितना ज़रूरी है, और आप ये भूमिका कैसे निभा रहे हैं, चूँकि आप इसी बेल्ट के रहने वाले हैं? जी न्यूज़ के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, ये ट्राइबल बाहुल इसमें जो इलाका है 13 जिले और 85 ब्लॉक पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं। बाकी जो ब्लॉक हैं वो आंशिक रूप से हैं, कुछ क्षेत्र में ट्राइबल रहते हैं, कुछ में नहीं रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आबादी जो पिछले जनसंख्या को अगर हम उसके आंकड़ा को देखें तो 32% आबादी अभी छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लोगों का है। लेकिन उसके बावजूद अभी जो जातियों को सम्मेलन किया गया तो ये आंकड़ा उससे भी बढ़कर के ऊपर जा रहा है। उस स्थिति में इस छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। एक आयोग में इतनी बड़ी आबादी के लोगों का आना, और वही व्यक्ति इस अनुसूचित जनजाति आयोग में आता है जो अपनी बात को या तो न्यायालय में नहीं कह सकता या उसकी बात को अनसुनी कर दी गई है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था इस आयोग में 24/7/2021 को, उस समय की स्थिति में मेरे पास लगभग 630 चलित फाइलें थी, और आज 2023 में वो बढ़कर के 2300 से ऊपर प्रकरण हैं हमारे यहाँ। जो बात आपने बोला कि फैसलों को बदलने का बात, आयोग का काम है अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों का प्रहरी है, वो पहरेदार है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो ऐसे व्यक्ति आते हैं जो जिनकी बात को जब उस सारे जगह से निराश हो चुके हैं, और अगर मैं अपने यहाँ जो व्यक्ति आया है उसको भी निराश कर दूं तो ये ठीक बात नहीं है। और मेरा काम का जो तरीका रहा है, मैं अपने जो सहयोगी हैं मेरे पास जो मेंबर हैं उनको मैंने जिलों के दौरे में भेजा, वहाँ जा कर के उन्होंने समस्याएं सुनी। कई बार हमको ऐसा भी नौबत आया कि लोगों ने बोला कि आपके यहाँ क्यों जाएं, क्या होगा हमारा। तो भरोसा जीतना बड़ी बात है। आज की स्थिति में अगर ये संख्या बढ़ी है तो उसका कारण है कि उस 630 जो फाइल मुझको मिले थे उसमें से बढ़ करके मैंने 2 साल में 600 प्रकरण का निराकरण हमने कर दिया। अच्छा, हाँ। और उसके बाद लोगों का भरोसा बढ़ा तो उसी रफ्तार से आवेदन भी आना चालू हो गया कि अब हम जाएंगे आयोग में, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के समकक्ष है जी। तो अगर हम फैसला बदलने की ताकत नहीं रखेंगे तो फिर हमारे पास आएगा कौन। और तृप्ति इसलिए और फैसला ऑन द स्पॉट भी होना चाहिए, है ना? होता है। मैंने तो सरकार को लिखा, चिट्ठी लिखा, कई ऐसे प्रकरण आए जिसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो घंटों में उन्होंने निर्णय लिया है, दिन की बात नहीं है, घंटों में। सलवा जुड़ुम इस प्रदेश का सबसे गंभीर बात था। सलवा जुड़ुम से पीड़ित व्यक्ति यहाँ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चले गए थे, और एक बहुत बड़ा तबका था जो वहाँ जा कर के पीड़ित था, और उन्होंने वहाँ से आवेदन लगाया हमारे पास, और 103 लोग चल कर के आए
मैंने उनके लिए मेरा कार्यालय 9 बजे खोल दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई 9 बजे क्यों खोलेंगे? तो मैं बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट एक अपराधी को फांसी देने के लिए अगर आधी रात को खुल सकता है, तो छत्तीसगढ़ का आयोग तो 9 बजे खुल ही जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि और मैंने 9 बजे सुनवाई शुरू की और 12 बजे मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लिए और 12 से 1 बजे के बीच में उन्होंने निर्णय भी दिया कि जो व्यक्ति सलवा जुड़ुम से बाहर गए हैं उन सारे लोग अगर छत्तीसगढ़ में पुनः बसना चाहते हैं तो हम उनके लिए स्वागत करते हैं। और बस्तर के जो कमिश्नर हैं उनको नोडल ऑफिसर उन्होंने तत्काल नियुक्त किया। निश्चित रूप से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये जो प्रयास हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर सुबह 9 बजे दफ्तर खुल रहा है उनका, तो वो आदिवासियों के उत्थान और आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए खुल रहा है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। विनय जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने बताया आपके विधानसभा क्षेत्र की खूबसूरती तो बहुत है सर, लेकिन जब पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है तो वहाँ पर चुनौतियाँ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं पहुँचाना वहाँ पर जाहिर सी बात है चुनौतीपूर्ण होता है। और ऐसे में पानी की समस्या, जो कि बेहद मूलभूत सुविधा है और लोगों तक साफ पानी पहुँचे, ये सुनिश्चित करना भी हमारा ही काम है। कैसे सर लोगों तक साफ पानी पहुँचाया जा रहा है? पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कैसे वहाँ पर इसका लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, पेयजल की बड़ी चुनौती जो है हमारे विधानसभा में, खास करके जो हमारे पहाड़ी एरिया है चिमरी का, उसमें हम लोगों ने चुनाव के पहले भी देखा था। और जब पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जब हम घूमते थे वोट मांगने के लिए, तो हर जगह एक ही बात होती थी कि जो पेयजल है, शुद्ध पेयजल है, जो वो उसको उसकी बड़ी समस्या उस क्षेत्र में है। हम लोगों ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो क्वार्टर हैं, जो रहवासी हैं, वो SECL के हैं। देखिए, ये बड़ी समस्या आज भी है, इसको स्वीकारने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर SECL का प्रबंधन का क्षेत्र है और एक समय पर वहाँ लगभग 27,000 जो कामगार थे, जो मैन पावर था, उस क्षेत्र में रहता था। और SECL की जो मूलभूत जो सुविधाएं थी और ये जो बातें थी वो SECL उनको मुहैया कराती थी। आज जब माइनिंग क्लोजर की बात है, लगभग इतने सालों में 100 साल से भी ज़्यादा के इतिहास है वहाँ पर, आज़ादी के पहले से वहाँ माइनिंग हो रहा है, वहाँ उत्खनन हो रहा है। तो सारे के सारे जो SECL क्वार्टर हैं, तो उसमें या तो लोग रिटायर होकर चले गए हैं और 27,000 का मैन पावर लगभग 3,500 में आके घट गया है। मतलब इतना डिप्लीशन वहाँ पर मैन पावर का हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि अब या तो SECL के क्वार्टर में जो है वो नॉन SECL के रहवासी वहाँ रह रहे हैं, और नगर निगम दूसरी एजेंसी है जो वहाँ पर लोगों को ये पेयजल और मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है। लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती से जूझते हुए हम लोगों ने कॉमन टेप, जबकि आजकल वो एक्सक्लूड हो गया है, कॉमन टेप नहीं चलता है, हमने लगभग जितने भी SECL के क्वार्टर हैं वहाँ 10-10 क्वार्टर के बीच में नगर निगम का हम लोगों ने कॉमन टेप देना चालू किया, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल जो है, हसदेव का जो शुद्ध पानी है वो मिल सके। क्योंकि SECL के जितने भी पेयजल की जो आपूर्ति होती है, वो जो कोयले की जो खदान है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ से वो सप्लाई होती है। तो निश्चित रूप से वो निस्तारी के काम आ सकता है, लेकिन वो पेयजल के रूप में उसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो इन 5 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 80% जो है इस तरह से लोगों के पेयजल की समस्या को दूर किया है। और लोगों में आज के समय में अगर आप जाएंगे तो आपको पेयजल का जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लोगों में मिलेगा, जो पहले और हो भी क्यों ना, डबल इंजन की सरकार है आपके यहाँ। हाँ, महापौर और विधायक एक ही घर से आते हैं। तो ये सवाल लाजमी हो जाता है तब जब बीजेपी कहती है कि जल जीवन मिशन केंद्र का अटका के आप लोग रखे हैं, तो अब आप बता रहे पहाड़ों तक भी पहुंचा रहे हैं। जो पॉलिटिक्स होती है योजनाओं को लेकर, चूंकि आप कई बार टीवी डिबेट्स में भी बैठते हैं, क्या देखते हैं आप? अपने ही क्षेत्र से शुरुआत करिए, पानी कैसे पहुंचा रही है सरकार आपकी? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर रहता है। अभी आपने जल जीवन मिशन की बात की, हम लोगों ने जो नगरीय क्षेत्रों के लिए जो स्कीम
जो 50% राज्यांश और 50% केंद्रांश की जो स्कीम है, उसके लिए हम लोगों ने 160 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है उसको हम लोगों ने बना के, और वो केंद्र सरकार को गया, लेकिन केंद्र सरकार ने उस बड़े प्रोजेक्ट को जो है रिजेक्ट करने का काम किया। यदि वो प्रोजेक्ट अगर जिस मेहनत के साथ हम लोगों ने बनाया था, अगर वो केंद्र सरकार का अगर अप्रूवल आ जाता, तो एक बड़ा सौगात जो है वहाँ चिरमिरी नगर निगम के लोगों को मिलता। और पानी की जो समस्या है, जैसा कि हम लोगों ने भी आपको बताया कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नगर निगम से जो काम हम लोगों ने किया है, वो लोगों को हम घर घर में पानी देने के लिए दे सकते थे, अगर ये काम जो उसका अप्रूवल हो जाता। हम लोगों ने अपने संसाधनों से, जो नगर निगम के जो संसाधन है, अधोसंरचना का जो मद है, इन सब का बहुत ही देखिए, इसके पहले क्या होता था, देखिए डबल इंजन की सरकार की आपने बात की, इसके पहले होता क्या था कि जितना भी पैसा नगर निगम में आता था, एक तो पहाड़ का एरिया है, वहाँ नेचुरल नाले हैं, वहाँ नालों को आपको बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर चिरमिरी का कभी आप भ्रमण करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये देख के कि पिछली सरकार ने करोड़ों करोड़ों रुपए के जो नालों के ऊपर नाला बना दिया, जो नेचुरल नाले थे, जो तुर्रा और ये सब जो नेचुरल चीज़ें थी, जिसके ऊपर में कंक्रीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को देख के मुझे आश्चर्य भी हुआ, चूँकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, इस बात को सभी जानते हैं, नेत्र चिकित्सक हूँ, पॉलिटिक्स मेरा अपना इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में अपना मेरा अपना पैशन है। तो जब मैं जाके वहाँ पर इन चीज़ों को देखा अपने आंखों से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पैसे का कितना बड़ा दुरुपयोग, जो जनता का जो पैसा है उसका इतना बड़ा दुरुपयोग पिछली 15 साल की भाजपा की सरकार में अगर आप देखना है तो चिरमिरी में आके नेचुरल नालों के ऊपर नाला में आप जाके देख सकते हैं। हमने इन पैसों का सदुपयोग किया। हमारे पास भी जब ये पैसा आया तो हमने इससे पाइपलाइन का विस्तार किया। जितने भी एरिया थे, वहाँ छोटी बाजार हो, डोमन हिल हो, बड़ा बाजार का एरिया हो, गोदरीपारा का एरिया हो, जो जितने भी जिन जगहों की मैं बात आपको कर रहा हूँ, इन पैसों का हमने सदुपयोग किस में किया? पाइपलाइन में किया। और पाइपलाइन को हमने बिछा के आज लगभग पानी की जो समस्या है, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने ये पेयजल की समस्या को दूर किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, नगर निगम क्षेत्र में देखेंगे, वहाँ नगर पालिका क्षेत्र में देखेंगे तो विद्युतीकरण, आज़ादी के बाद पहला नगर निगम चिरमिरी ऐसा होगा जहाँ का वार्ड नंबर 1 में आज तक बिजली नहीं थी। और आज जो लामीगोड़ा का जो जगह है, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने लाइट पहुँचा देने का काम किया है। बिल्कुल। तो ये काम हम लोगों ने किया है, बड़े ईमानदारी के साथ किया है, बड़े ऑनेस्टी के साथ किया है। और लोगों में ये बात भी है कि काम इन 5 सालों में हम लोगों को दिख रहा है। शुभकामनाएं सर कि आगे भी आपको ये मौका मिले प्रतिनिधित्व का और आप इसी तरह से काम करें। भानु प्रताप जी, सवाल मेरा आपसे है। एक मुद्दा है सर जो कि आपने बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, मिड डे मील में गड़बड़ी का। वो किस्सा क्या था सर, वो मैं जानना चाहूँगी आपसे, गड़बड़ी का, अगर आपको याद हो तो। मिड डे मील का गड़बड़ी नहीं, वो जो बच्चों का जी पोषण आहार जी जी हाँ जी, पोषण आहार, बच्चों का पोषण आहार। हाँ। अनुसूचित जनजाति आयोग सिर्फ शिकायतों पे कार्रवाई नहीं करती है। आपके जैसे न्यूज़ चैनल हैं, इस देश में बहुत सारे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूब हैं, उनसे भी हम लोग संज्ञान लेते हैं। पर डे हम लोगों का एक रूटीन है कि 10 बजे के बाद जितने भी दिन भर की घटनाएं हैं पूरे प्रदेश का, उसको देखना और संज्ञान लेना। एक मामला हो गया था बलरामपुर जिले में, पंडो बच्चों की मृत्यु हो गई। मुझे रात में खबर आया, ये लगभग 11 बजे, कि एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गया है। और मैंने उसी रात बलरामपुर जिले के कलेक्टर से रात को लगभग 12 बजे के आसपास मैंने बात की। अमूमन होता ये है कि इतने बड़े अधिकारियों को रात में जगाना, उनसे बात करना। मैंने उनको बताया कि आपके ज़िले का एक बच्चे का मृत्यु मेडिकल कॉलेज में हो गया है, आपको पता है कि नहीं? तो उन्होंने बोला मुझको नहीं पता है। फिर CMHO से उन्होंने बात किया और सुबह SDM उस बच्चे के घर में उसके अंतिम संस्कार के लिए
पहुंच गए थे, वो सारी व्यवस्थाएं हुई। दूसरे दिन एक बच्चे का फिर मृत्यु हो गया उसी घर में। तो मैंने अपना कार्यक्रम बनाया उस गांव में जाने का, और इस बीच में उस बच्चे के पिता के भी मृत्यु हो गया, एक परिवार में 3 लोगों का। मैं जब उस गांव में पहुंचा और उस बच्चे के घर भी गया, और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता थे, वो जो रेडियोटेट बांटने का जो काम करते थे, उनके घर भी गया, और एक पैकेट मैंने वहाँ से लेकर के आया, उसका पैसा पटा करके, जितने लागत की थी उतना पैसा पटाया, और ला करके मैंने छत्तीसगढ़ के सरकार को इस बात के लिए चिट्ठी लिखा कि ये जो पोषण आहार है इसकी जांच करवाई जाए, और 2 अलग अलग लैब से जांच कराइए, जो हमारे प्रदेश में ना हो, दूसरे प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको महाराष्ट्र के नागपुर और बॉम्बे के लैब में चेक करवाया, और उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट नहीं के बराबर उसमें पोषण आहार थे। फिर सरकार ने त्वरित इस बात का संज्ञान लिया, और हमारे आयोग से चिट्ठी भी गई कि आप इसमें क्या करेंगे। तो सरकार ने जितने भी समूह जो आंगनबाड़ी और ये जो तरह तरह के जो पोषण आहार जो दिए जाते थे, जो गांव में बनाते थे समूह, इनको सरकार ने रोका, और बीज निगम को इस काम को दिया गया कि हमारे यहाँ जो बीज सप्लाई होती है और जो बच जाता है अनाज, उससे ये पोषण आहार बनेगा। क्योंकि ये रेडियोटेट बनाने वाले जो समूह हैं, आखिर सामान तो बाजार से ही खरीदते हैं। लेकिन इसी पर तो हल्ला हो गया ना सर। क्या? इसी पर तो हल्ला हो गया, कैसे दे दिया, काम छीन लिया। नहीं, हाँ। सामान तो आखिर समूह बाजार से ही खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा पटाए ना। अच्छा। गवर्नमेंट को पैसा पटा करके और सामान आप खरीदिए और वहां भेजिए। और क्योंकि मैंने सरकार से इस बात को पूछा कि ये जवाबदेही मैं किसके ऊपर फिक्स करूं, किस समूह के ऊपर। ठीक। एक ब्लॉक में 20 समूह हैं, किसके ऊपर फिक्स होगा? तो सरकार ने बोला कि एक व्यक्ति के ऊपर होगा, ताकि अगर गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई उसके ऊपर होगा। और जो विपक्ष कहा जाता है ना, भले राजनीति में विपक्ष दूसरी पार्टी हो जाए, लेकिन सरकार के अंदर जो विपक्ष होता है वो आयोग करता है वो काम। तो ये एक निंदक नीरे राखिए वाला जो भूमिका है वो आप निभा रहे हैं। चलिए अब आपकी ओर रुख करती हूँ मैं विनय जी। आप पहली बार के विधायक, पहले बार विधायक बने, नया जिला बनवा दिया, कोरिया 2 ब्लॉक का रह गया, तो क्या कोई टकराव नहीं होता है या ऐसी कोई स्थिति? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, आप मैदान में उतरने को तो तैयार होंगे ही, जो जाहिर तौर पर दिखती है आपकी सक्रियता। तो मुद्दे जो उठते हैं वहाँ पे, ये 2 जिलों वाला कॉन्सेप्ट का मुद्दा कहीं हावी तो नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, वहाँ के क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग थी कि वो क्षेत्र जिला बने, और कोरिया तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट ही है, वहाँ सारी जिले की सुविधाएं हैं। और मुझे ये लगता है कि जब शासन का या प्रशासन का जब विकेंद्रीकरण होता है तो लोगों को बड़ी सुविधा मिलती है, लोगों का समय बचता है। अब देखिए, जिला बनने के साथ साथ वहाँ पर 3 जो एसडीएम कार्यालय हैं वो बने हैं, तहसील बने हैं, तालुका बने हैं, बहुत सारे नए पंचायत बने हैं। तो इन सब चीज़ों का सीधा जो लाभ है वो वहाँ की जनता को होने वाला है। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई टकराव की या ऐसी स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से जो कुछ विपक्ष के जो साथी है, जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें भी अगर कोई कमी निकालनी हो तो कमी निकालनी। तो इस बार तैयार हैं, क्योंकि उधर से भी जायसवाल जी तैयार हैं। बिल्कुल, जायसवाल जी हों या फिर अग्रवाल जी हों, कोई भी हो, हम लोग तो अपनी तैयारी करते हैं। पहले ही भाप लिया आपने। आखिरी सवाल आपसे, आप आयोग संभाल रहे हैं और आपके साथ कौन लोग हैं? क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है, महती जिम्मेदारी है। तो आयोग की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता और आयोग को है? देखिए, आयोग छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आयोग में मेरे साथ मेंबर होते हैं, और इतने बड़े प्रदेश में जो ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके की समस्याएं जो आती हैं,
लोगों का आवेदन आना, आपके जैसे जो जिम्मेदार जो न्यूज़ चैनल हैं उनका संज्ञान लेना। मैंने आपके भी जी न्यूज़ के एक समाचार का संज्ञान लिया था और सरकार को 24 घंटे के भीतर उस जिसका आपने सीओ जिला पंचायत मैडम से पूछ रहे थे, बिहारपुर की बात है, ना बिहारपुर के छतरंग का 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन को उस सड़क को बनाने के लिए राशि स्वीकृत करनी पड़ी और वो फॉरेस्ट का इलाका था, फॉरेस्ट विभाग को भी अनुमति देना पड़ा। कुल 16 घर है और लागत अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, 79 लाख रुपया। इतने की आवश्यकता थी जो पहुंच नहीं पा रही थी। हाँ, क्योंकि उनका जो 108 का एम्बुलेंस है उस गांव तक नहीं पहुंचता था। आयोग सारी चीज़ों पे संज्ञान लेते हैं। इस जिले में एक रात में 305 सड़कें सैंक्शन हुई मोहल्लों के लिए, कहीं 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं आधा किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हैं। इन सारे कामों को संचालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जरूरत तो है, स्टाफ की जरूरत है। जो हमारे पास जो स्टाफ हैं वो उतने प्रशिक्षित नहीं है, क्योंकि ये कानूनी काम है। इसके लिए विधि के सलाहकार और उतने ही जानकार व्यक्तियों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आयोग बने हैं, आयोग में नियुक्ति होती है, वैसे ही विस्तार भी हो ताकि मॉनिटरिंग अच्छी हो जाए, सरकार को बारीकियां पता चले। और विनय जी, देखते हैं कैसा होता है चुनावी दंगल। जी बिल्कुल। शुक्रिया। हम लोग तैयार हैं 75 पार के लिए। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मंच पर बने रहिएगा। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए और हमारे दोनों खास मेहमानों का सम्मान कीजिए। और इस पैनल में हमने चर्चा की किस तरह से सूरजपुर ज़िले में विकास को नए आयाम दिए जा रहे हैं। बात की हमने मनेंद्रगढ़ की भी, और तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासी बहुतायत मात्रा में हैं, वहां पर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और जो बातें भानु प्रताप सिंह जी ने हमें बताई हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। और ये प्रयास आदिवासियों के उत्थान के लिए इसी तरह से जारी रहें, ये उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हमने जाना कि राजनीतिक परिवेश सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, इन तमाम क्षेत्रों में क्या है, और इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। ये राजनीतिक चर्चा थी जिसमें हमने राजनीतिक बातचीत की है और वहाँ पर राजनीतिक दलों के माध्यम से किस तरह से लाभ पहुँचाया जा रहा है लोगों को, ये हमने जानने की कोशिश की।